के मुकाबले जो हम नॉर्मली पीते। तो यानी कि जैसे रिसर्च हुई और पता चला कि एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल में इतनी ताकत है, तो आप जानते हैं गवर्नमेंट ने भी इसको कितना प्रमोट करना शुरू किया। टीवी में ऐड देखी कोलेस्ट्रॉल की, बकायदा टीवी में एड्स आती है गवर्नमेंट की तरफ से। कोलेस्ट्रॉल बच्चों को पिलाना चाहिए, उनको देना चाहिए, उनके लिए बहुत अच्छा है। दिल्ली के मेट्रो में भी कुछ मेट्रो में ऐड लगी हुई है कोलेस्ट्रॉल की, बच्चों को कोलेस्ट्रॉल देना चाहिए। और मैंने तो एफएम में भी सुना हुआ है कोलेस्ट्रॉल की ऐड। आप सुनते हो या मैं ढूंढती रहती हूँ कोलेस्ट्रॉल? बहुत कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट कर रही है सरकार, क्योंकि एक्चुअली वो ग्रोथ के लिए, बच्चों की इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। अब इसमें ऐसा क्या क्या है जो कि इसको इतना इंपॉर्टेंट बनाता है, इतनी अच्छी चीजें बना रहा है इसको? एक है इसमें इम्यूनो फैक्टर्स और इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। ये सारे अगर आम भाषा में बताऊं तो ऐसी चीजें जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ताकि वो छोटी बड़ी हर तरह की बीमारी से बॉडी हमारी लड़ सके। अब अगर मैं बात करूं और चीजों की, तो इसमें है ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ फैक्टर्स जो कि ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आपको लग रहा है कोई बच्चा उसकी हाइट नहीं बढ़ रही, तो उसमें भी आप ये दे सकते हो, उसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी, ग्रोथ में बहुत हेल्प मिलती है। बाकी अगर लग रहा है किसी बच्चे की मेमोरी कमजोर है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता, भूल जाता है चीजें, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता एक जगह पे, एक थोड़ा पढ़ने बैठा वहां गाने चले और वहां निकल गया, यानी कॉन्सेंट्रेशन की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा रहता है। अब पढ़ने के फायदे, हमारे इम्यून सिस्टम अच्छा करता है, बॉडी में किस तरह की जलन नहीं होने देता, कोई बीमारी नहीं पनपने देता, साथ ही हमारे सेल्स, हमारे टिश्यूज को अच्छा रखता है। अगर हेल्थ खराब हो रही है, टिश्यूज खराब हो रहे हैं, उसका ख्याल रखता है। इसके साथ ही हमारा न्यूट्रिएंट अपटेक, बॉडी को पोषण पूरी तरह मिले, उसका ख्याल रखता है। हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्किन को अच्छा देता है, स्किन को मॉइस्चर देता है, इलास्टिसिटी देता है, ड्राइनेस नहीं आने देता स्किन पे। इसके साथ ही बॉडी में एनर्जी बना के रखता है और मेमोरी अच्छा रखता है। और आखिरी फैट का यूसेज, यानी कि फैट बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट होने देता है, स्टोर नहीं होने देता। ये सारे तरीके, सारे फायदे जो कि हमें कोलेस्ट्रॉल देता है। क्योंकि बार बार बात हो रही है कोलेस्ट्रॉल की बच्चों की, कोलेस्ट्रॉल की बच्चों की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ बच्चों को देना है, बिल्कुल नहीं। बच्चों से ज्यादा गंदी आदतें हमारी हैं, हमें ज्यादा जरूरत है कोलेस्ट्रॉल की, तो बच्चों को तो दो, साथ ही साथ खुद लेना बहुत जरूरी है। तो एक बात गांठ बांध लेनी है दिमाग में, अगर एज ग्रुप की बात आती है कोलेस्ट्रॉल के लिए, तो 5 साल के बच्चे से 100 साल के बच्चे तक कोलेस्ट्रॉल लेना है। ये बात गांठ बांध लेनी है, सबको लेना है कोलेस्ट्रॉल। अब बात करूं इसकी मैं डोसेज की, 2 से 3 कैप्सूल आप डेली ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहो तो उसको पानी के साथ ले सकते हो, अगर पानी के साथ लेने का मन नहीं है तो दूध के साथ आप ले सकते हो। बच्चों के साथ गोलियों में बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो कैप्सूल एकदम से एक्सेप्ट नहीं करते, प्रॉब्लम करते हैं, तो उसमें भी आप क्या कर सकते हो, उनको कैप्सूल खोली, दूध में मिलाया, उसका कंटेंट जो भी अंदर का है मिक्स करके उनको दे दिए, ताकि वो आसानी से पी ले और उनको पता भी चले कि उन्होंने कोई कैप्सूल खाई है। अब बात करूं आफ्टर फूड भी ले सकते हो, बिफोर फूड भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, कोलेस्ट्रॉल के साथ और दूध के साथ भी ले सकते हैं। अब बात करेंगे वुमेन्स हेल्थ की, लेडीज की हेल्थ की। हमारे घर में करता धरता कौन होती है? लेडीज, यानी कि महिलाएं। उनकी तबीयत खराब हो गई तो पूरा का पूरा घर ठप हो जाता है, पूरा का पूरा घर सफर करता है। तो लेडीज की तबीयत खराब हो जाए तो उनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो सबका ख्याल रखती है सिवाय खुद के, अपना ख्याल नहीं रखती, सबका ख्याल रखती है सिवाय खुद के, जिस वजह से उनकी तबीयत खराब ही होती जा रही है। और आप जानते हैं रिसर्चेस ये कहती हैं कि अगर आपको अच्छी फैमिली चाहिए, स्वस्थ फैमिली चाहिए, अच्छा परिवार चाहिए, हेल्दी परिवार चाहिए, उस परिवार की जो महिला है उसकी हेल्थ अच्छी कर दो, उसका बोलो अपने हेल्थ पे ध्यान रखें, अपनी सेहत पे ध्यान रखें। अगर महिलाओं, एक परिवार की महिलाएं हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं, तो ऑटोमेटिकली वो पूरे परिवार में झलकता है। तो महिला की हेल्थ पे बहुत ध्यान देना जरूरी है। अब कुछ ऐसे डेफिशिएंसीज हैं, कुछ ऐसे पोषण है जिसकी कमी ज्यादातर हमें महिलाओं में देखी गई है, वो हमें जेंट्स में नहीं देखी गई, हमें लेडीज में देखी जाती है। अब वो कौन कौन सी प्रॉब्लम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला है कैल्शियम। जैसे कि मैंने ये पूछा था दूध कितने लोग डेली पीते हैं, उसमें मैंने देखा था जो हाथ खड़े हुए थे उसमें महिलाओं के बहुत ही कम हाथ खड़े हुए थे, बहुत ही कम, 2-4 थी हार्डली लेडीज। वो मिल्क पीती ही नहीं है, पूरा दिन बच्चों के पीछे पड़ जाएंगी, हस्बैंड भी पी लेते हैं, लेकिन वो खुद सब खा के क्या पीती है, एक कप
चाय पीनी है, दूध नहीं पीना, उसका टेस्ट नहीं पसंद। आप जानते हैं जब हम दूध कम पीते तो ऑटोमेटिकली कैल्शियम डेफिशिएंसी भी बॉडी में होती है। तो दूध को पता है एक और नाम दे रखा है, कंप्लीट फूड। दूध में सिर्फ विटामिन सी और आयरन के अलावा बाकी सारा पोषण रहता है, सारा पोषण रहता है सिवाय विटामिन सी और आयरन के। इसलिए दूध को कंप्लीट फूड भी बोला जाता है। जब वो दूध पीती नहीं तो यानी कि वो कितना तरीके का पोषण अपनी डाइट में ले ही नहीं रही। दूसरा है विटामिन डी3। जैसे कि मैंने बताया था विटामिन डी3 हमें नहीं मिल पा रहा क्योंकि हम धूप में जा ही नहीं रहे। क्यों जाना है? और लेडीज के साथ तो खास कर है, क्यों? टैनिंग हो जाएगी, मैं नहीं जा रही, स्किन खराब हो जाएगी, भाई मैं क्यों जाऊं? और अगर कभी काम की वजह से निकलना भी पड़ जाए कि नहीं आज तो काम करना है, घर का काम है, तो कैसे निकलती है? डाकू बन के, बस आंखें दिखनी चाहिए और कुछ नहीं, बिल्कुल भी धूप ना लग जाए स्किन पे, इतना ख्याल रखते हैं कि धूप नहीं लगनी चाहिए। अब क्योंकि धूप नहीं मिल रही तो विटामिन डी शरीर में नहीं आ रहा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है। अब क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो ऑटोमेटिकली कैल्शियम डेफिशिएंसी हो रही है, क्योंकि कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा। तो जो कैल्शियम और विटामिन डी ये दोनों साथ साथ चलते ही जा रहे हैं। अब बात होगी ओमेगा 3 की। ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे कि मैंने बताया था गुड फैट है, अच्छा फैट है, जो कि हमारी बॉडी में चाहिए होता है। स्पेशली लेडीज की बॉडी में हार्मोन बैलेंस बनाने के लिए वो भी वो नहीं ले रही है, अच्छे फैट्स डाइट में नहीं लेती हैं, ड्राई फ्रूट्स इतना ज्यादा रेगुलर नहीं खा रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, अगेन इसकी डेफिशिएंसी हो रही है, हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है, साइकिल्स मिस हो रही है और चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, ये सारे सिम्टम्स बॉडी दिखा रही है। इसके साथ एक डेफिशिएंसी है आयरन की। आयरन क्यों चाहिए होता है बॉडी में? खून को बनाने के लिए, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, यानी रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने के लिए चाहिए होता है आयरन। और आयरन किन किन चीजों में हमें नेचुरली मिलता है डाइट से? पालक से, हरी सब्जियां, कोई गुआवा अमरूद से, पनीर से, सेब से, और कोई पीछे से, पुदीना से, अनार से, गाजर से, केले से। तो यानी कि मैं सबसे पहले हमेशा की तरह हर बार मैं वर्कशॉप में जाती हूँ यही क्वेश्चन पूछती हूँ, इसी स्लाइड पे पूछती हूँ, और जैसे ही मैं बोलती हूँ कि हमें आयरन किससे मिलता है, सबसे पहला जवाब कौन सा आता है? पालक। गोली की तरह आता है पहला जवाब। मैम पालक से मिलता है, बहुत अच्छा पालक, पालक में बहुत अच्छा आयरन होता है, बहुत ही अच्छा है, खून बढ़ाता है, अच्छा रहता है। अब जानते हैं 100 ग्राम पालक में कितना mg आयरन होता है? 1.1 mg, यानी कि सिर्फ 1 mg। और हमें डेली कितना चाहिए? 21 से 25 mg, यानी कि पालक हमें, मैं 100 ग्राम पालक की बात कर रही हूँ, लेकिन जब हम पालक खाते हैं तो कितना खाते हैं? एक कटोरी, जिसमें कच्चा पालक मुश्किल से 30 से 40 ग्राम डलता है, बाकी पानी, टमाटर, प्याज वगैरह डलता है। तो यानी कि एक कटोरी पालक हमें मुश्किल से आधा mg आयरन दे रही है, आधा mg, और हमें चाहिए 21 से 25 mg। तो क्या पालक में आयरन है? पालक में नहीं है। और मैंने सुना था फ्रूट्स के मैंने काफी नाम सुने, फ्रेश फ्रूट्स के, अमरूद में होता है, बनाना में होता है, सेब में होता है। अगर मैं फ्रेश फ्रूट्स की बात करूं, फ्रेश फ्रूट्स की, तो उसमें जो आयरन होता है वो बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। पीछे से मेरे को अनार सुनने में आया था, अगर अनार की बात करें, अनार और चुकंदर के साथ ये लॉजिक सुना है, काफी लोग कहते हैं कि मैम अनार लाल होता है, अनार का रस लाल होता है, चुकंदर भी लाल होता है, तो जैसे ही खाएंगे खून में जाएगा और खून बढ़ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो भी हम खाना खाते हैं वो जाते ही खून में नहीं मिलता, वो पहले कहाँ जाता है? पेट में जाता है। तो ये कंसेप्ट थोड़ा गलत है। बाकी रही बात अनार में आयरन कंटेंट की, अनार में होता है 0.3 mg आयरन 100 ग्राम में, 100 ग्राम की मैं बात कर रही हूँ। अब बात होगी चुकंदर की। चुकंदर का भी काफी लोग कहते हैं उसमें होता है 0.8 mg 100 ग्राम में। इसमें तो पालक भी उससे ज्यादा जीत गया, पालक उससे ज्यादा देता है चुकंदर से भी। कुछ रह गया? करेले की मैं बात करूं, करेले में मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी, 30 से 4 mg के आसपास मिल जाता। चलो अच्छा, अब तक तो सबसे ज्यादा ही वही दे रहा है, अब तक तो सारे 1.3 0.8 mg दे रहे थे। यानी कि जो नॉलेज अभी तक हमें है, जिससे हम सोच रहे हैं कि हमें आयरन मिल रहा है, उसको तो हमें मिल ही नहीं रहा, तो आयरन की डेफिशिएंसी तो होनी है भाई, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें आयरन कहाँ से लेना है। अगर आप हरी सब्जी में पालक से मुड़के पुदीने की तरफ आओ, जो कि मैंने यहाँ से सुना भी था, पुदीने में होता है 100 ग्राम में
आयरन, यानी कि पालक से 15 गुना ज्यादा, 15 गुना। पालक को उसने बहुत पीछे छोड़ दिया है, 15 टाइम्स ज्यादा। और ये तो सीजन भी चल रहा है पुदीने का, दबा के खाओ, चटनी वगैरह खाओ, टेस्ट भी अच्छा रहेगा और आयरन का कंटेंट भी आपके डाइट में बढ़ेगा। और अगर आप पुदीने से थोड़ा और हटके धनिया की तरफ आते हो, उसमें भी आपको कम से कम 5-6 mg आयरन आसानी से मिल जाता है। किसने चिड़वे के बारे में सुना है? पोहा, चिड़वा सब जानते हैं। अब जानते हैं चिड़वे में भी अगर मैं 100 ग्राम चिड़वे की बात करूं 20 mg आयरन होता है उसमें अब तक का सबसे ज्यादा 20 mg। और चिड़वा बनता किससे है? राइस से, चावल से। तो भाई जब चावल में तो चिड़वे में कहां से आया? वो लोहे से। आप जानते हैं जब उसकी प्रोसेसिंग होती है, जब उसको बनाया जाता है, उसको लोहे की शीट्स के बीच में पिचकाया जाता है, दबाया जाता है। और लोहे की शीट्स के कांटेक्ट में आने की वजह से वो क्या करता है? आयरन खींच लेता है। ये आयरन की प्रॉपर्टी है कि जब आप उसको टच, आयरन किसी भी बर्तन में बोलूं, किसी भी सब्सटेंस का अगर आप किसी भी खाने को टच में लाते हो तो क्या करता है? आयरन उसका खींचता है, अपने पास ले लेता है। ठीक इसी वजह से पोहे में यानी कि चिड़वे में इतना अच्छा आयरन होता है जो कि राइस में नहीं होता। तो छोटी मोटी टेक्निक्स है जो कि आप अपने घर में यूज कर सकते हो आयरन बढ़ाने के लिए। छोटी आयरन की कढ़ाई रख लीजिए, आयरन की यानी लोहे की कड़छी रख लीजिए, चाकू, पालक को काटते हुए आप लोहे का चाकू यूज कीजिए, जिसकी वजह से पालक में जो आयरन का कंटेंट है वो बढ़ सकता है। ये नॉर्मल नेचुरल तरीके हैं जिससे आप अपनी डेली लाइफ में आयरन का कंटेंट जो है वो बढ़ा सकते हो। अब अगर बात करूं मैं आयरन के बाद फॉलिक एसिड की, फॉलिक एसिड भी एक तरह का मिनरल है, एक न्यूट्रिएंट है जो कि हमारी बॉडी में चाहिए होता है। ये भी डाइट में बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए होता है आरबीसी यानी हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए। अब क्या हुआ, लेडीज की जो नॉर्मल मैकेनिज्म था, जो लेडीज की जो नॉर्मल बॉडी है, जो जितना पोषण मांग रही है वो तो उतना खा ही नहीं रही। तो जब बॉडी ज्यादा मांगती है, कब मांगती है? जब उनकी साइकिल्स आती है, उस टाइम पे, जब वो प्रेग्नेंट होती है, जब वो बच्चे को दूध पिला रही होती है, तब ये ऐसे स्टेज है, ये ऐसा मौका है, ये ऐसा टाइम है जब एक लेडी का शरीर क्या करता है? पोषण ज्यादा मांगता है और ज्यादा मांगता है। लेकिन जितना पहले चाहिए था लेडीज को उतना भी नहीं ले रही है। तो जब बॉडी और मांगेगी तो क्या बॉडी को मिल पाएगा उतना? नहीं मिल पाएगा, जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा। अब उसको और चाहिए तो बॉडी उतना भी नहीं ले पाएगी, जिसकी वजह से क्या होती है? लेडीज में बीमारियां हो रही हैं, पोषण की बहुत ज्यादा कमी हो रही है, बच्चे की ग्रोथ नहीं आ रही है, बच्चे अंडरवेट निकल रहे हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स लेडीज में देखी जा रही है। अब इसमें हमने क्या किया, वेस्टीज ने क्या किया, उन्होंने कैप्सूल निकाली है फॉलिक एंड आयरन प्लस की। अभी वुमेन्स हेल्थ में हमारे पास एक सप्लीमेंट है जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है। मैंने देखा है कई जगह पे, अगर आप किसी को रिकमेंड करते हो 1 से 1.5 महीने में 1 mg हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है, आराम से बढ़ रहा है। काफी जगह मैंने रिजल्ट देखे हैं, 1 से 1.5 महीने में 1 mg जो हीमोग्लोबिन है वो बढ़ जाता है। अब इसका कॉम्बिनेशन जो मैंने देखा मुझे बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही अच्छा लगा। इसमें हर उस चीज का ख्याल रखा हुआ है जो कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहला है आयरन। आयरन जैसे कि हमने आगे पढ़ा था क्या करता है? शरीर में खून बनाता है, हीमोग्लोबिन आरबीसी रेड ब्लड सेल्स को बनाता है, इसमें वो डाल रखा है। उसके बाद इसमें है फॉलिक एसिड, जो हीमोग्लोबिन जो आरबीसी आयरन बनाता है, फॉलिक एसिड क्या करता है? उसका ध्यान रखता है कि वो खराब ना हो, अच्छे से बने और हीमोग्लोबिन हमारा बढ़ता रहे। उसके बाद इसमें है विटामिन सी। ठीक वैसे जैसे कैल्शियम खाने का कोई मतलब नहीं अगर शरीर में विटामिन डी नहीं है, तो ठीक वैसे ही आयरन खाने का कोई मतलब नहीं है अगर शरीर में विटामिन सी नहीं है तो। क्योंकि हम ये जानते थे कि आयरन के अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी चाहिए, तो इसमें हमने क्या किया? विटामिन सी भी डाल रखा है। उसके बाद इसमें एक और न्यूट्रिएंट है विटामिन B12। B12 हमने इसलिए डाला है क्योंकि अगर आपके शरीर में आयरन है, फॉलिक है, विटामिन सी है, लेकिन विटामिन B12 नहीं है, तो भी आपको अनीमिया हो सकता है। इसको कहते हैं पर्नीशियस अनीमिया। यह अनीमिया का टाइप होता है जो कि विटामिन B12 की कमी से होता है। तो इसमें हमने क्या किया? विटामिन B12 भी डाला ताकि किसी भी तरह से खून की कमी शरीर में ना हो। ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है और बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट भी मिल रहे हैं। अब अगर बात करूं इसकी डोसेज की, 2 कैप्सूल डेली आप ले सकते हो। हमारे बॉक्स में क्या लिखा है? बिफोर कि आफ्टर? बिफोर। हमारे जो वो है बॉटल है उसमें लिखा हुआ है बिफोर।
लेकिन आप जानते हैं जो आयरन है ये हल्के फुल्के सप्लीमेंट्स में नहीं आता, ये अच्छे स्ट्रॉन्ग सप्लीमेंट्स में आता है। बॉडी को आयरन को पचाने के लिए जान चाहिए। अगर बॉडी ऑलरेडी कमजोर है, आप आयरन खा रहे हो तो बॉडी अच्छे से आयरन नहीं पचा पाती। तो अगर आपने किसी को दिया आयरन सप्लीमेंट लो, खाने के पहले दे दिया और वो कहते हैं कि मेरा पेट दर्द हो गया खाने के बाद या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई, तो उनको आप खाने के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी शरीर में कमजोरी है और ऊपर से खाली पेट आपने आयरन दे दिया, जो कि अगेन एक स्ट्रॉन्ग सप्लीमेंट है। तो अगर कोई खाली पेट इसको डाइजेस्ट कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को खाली पेट खाते वक्त पेट में दर्द हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उनको क्या बोलना है, खाने के 1-2 घंटे बाद खा लो तो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से रिजल्ट दे देता है। अब क्योंकि आयरन है, किसके साथ नहीं लेना, कैल्शियम के साथ बिल्कुल नहीं लेना। या तो सुबह शाम या फिर एक दिन कैल्शियम एक दिन आयरन वाला हम टेक्निक अपनाएंगे। एक और आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए मैंने बताया था विटामिन सी बहुत कमाल का है, तो हम आयरन किसके साथ दे सकते हैं और अच्छे रिजल्ट के लिए, आंवला के साथ दे सकते हैं। ये दोनों कॉम्बिनेशन आंवला और आयरन का बहुत इफेक्टिव है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट भी दे रहा है। तो अब तक हमने कितने सेक्शन पढ़ लिए हैं, हिंट दे रही हूं मैं, 7 4 पढ़ लिए। कौन कौन से, जॉइंट एंड कार्डियो के, जॉइंट्स एंड बोन्स हेल्थ, इम्यूनिटी एंड वुमेन्स हेल्थ। कार्डियो के में कितने पढ़े, 3। कौन कौन से, पहला लेक्सोल, दूसरा एलार्जिनाइन, तीसरा कोक्यूटेन, अरे वाह। दूसरा कौन सा था, जॉइंट्स एंड बोन्स हेल्थ, उसमें कितने थे, ग्लूकोसामाइन, 2। पहला कैल्शियम, ग्लूकोसामाइन, दूसरा कैल्शियम, अरे वाह। तीसरा कौन सा था, इम्यूनिटी, उसमें कितने थे, 5। पहला कौन सा था, स्पाइरुलिना, दूसरा नोनी, ग्रेट। तीसरा एलोवेरा, एलोवेरा, अरे वाह। चौथा आंवला, आंवला, ओहो। और 5वां कोलेस्ट्रॉल, अरे वाह। और चौथा कैटेगरी कौन सी थी, वुमेन्स हेल्थ, उसमें कितना बड़ा, आयरन, कौन सा, आयरन, फॉलिक एंड आयरन। अरे वाह, एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए। हम डेली हाथ धोते हैं, डेली धोते हैं हाथ, मुंह धोते हैं, डेली धोते हैं, नहाते भी डेली हैं। क्यों, सफाई बहुत जरूरी है, हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, हेल्थ नहीं खराब होनी चाहिए, सफाई बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कीटाणु वगैरह हमारी तबीयत खराब कर देंगे, तो यानी बाहर की सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं, कहीं कोई गंदगी ना आ जाए। लेकिन अंदर की सफाई भी बहुत काम की चीज है, बहुत काम की। हम कभी भी अंदर की सफाई के बारे में नहीं सोचते और अंदर की गंदगी जो है वही सबसे ज्यादा बीमारियां पैदा करती है। अब अगर बात हो रही है बॉडी को साफ करने की, तो आप जानते हैं अगर आपको अपना शरीर पूरी तरह साफ करना है, पूरी तरह, तो 3 तरीके हैं अपना शरीर को पूरी तरह साफ करने के लिए। सबसे पहला, अपनी जितने हमारी बॉडी किससे बनी है, सेल्स, कोशिकाओं से बनी है, अपने सारे सेल्स को साफ कर दो। अगर सारे सेल्स साफ हो जाएंगे तो क्या पूरी बॉडी साफ हो जाएगी, हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। तो यानी कि पहला स्टेप है सेल्स, सेल्स को साफ कर दो, पूरा शरीर ऑटोमेटिकली साफ। दूसरी तरीका क्या है बॉडी को साफ करने का, आपकी खाने की नली, इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, अपनी भाषा में, आम भाषा में इसको बोलते हैं खाने की नली बोल देते हैं। खाना हम खाते हैं, फूड पाइप जिससे खाना अंदर जाता है, फिर पेट आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आती है, यानी हमारी अंतड़ियां, फाइनली वो बाहर आ जाता है। तो यानी कि पूरा खाने का जो रास्ता है हमारे शरीर में, आप जानते हैं ज्यादातर बीमारियां यहीं से जुड़ी होती हैं। पेट भी साफ हो रहा, कब्ज हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो यानी कि अगर आपने अपना खाने की नली, अपना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट साफ कर लिया, तो आपने क्या किया, अपना शरीर काफी हद तक साफ कर लिया। तीसरा तरीका, अपने खून साफ करना। अगर आपने अपने शरीर में अपना सारा खून साफ कर लिया, तो भी आपने क्या किया, काफी हद तक अपना शरीर साफ कर लिया। यानी कि 3 तरीके, सेल्स को साफ कर लो, खाने की नली साफ कर लो और खून साफ कर लो। अगर ये तीनों चीजें साफ, तो आप तो भाई हल्के हो गए, उड़ने लगोगे, सारे टॉक्सिक शरीर से बाहर, एकदम बाहर। अब देखते हैं ये तीनों चीजें कैसे होती है, क्योंकि व्यक्ति ये जानता था कि ये तीनों जगह साफ करनी बहुत जरूरी है। अगर सिर्फ खून को साफ करने के लिए कुछ दे देंगे तो भी पूरी तरह बॉडी साफ नहीं होगी, अगर सिर्फ खाने की नली साफ करने के लिए दे देंगे तो भी पूरी तरह शरीर साफ नहीं होगा, अगर सिर्फ सेल्स के लिए कुछ देंगे तो भी शरीर पूरी तरह साफ नहीं होगा। इसलिए तीनों कैटेगरी के लिए हमने
डिटॉक्स के सप्लीमेंट्स लाए हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले से ज्ञानोडर्मा। जो मैं बता रही थी सेल्स की सफाई, सेल्स के लेवल पे सफाई वो करता है ये ज्ञानोडर्मा। ज्ञानोडर्मा है क्या? मशरूम है, पतला सा है, लाल रंग के, लाल से मरून रंग का होता है। और ये करता क्या है आप जानते हैं? ज्ञानोडर्मा का बहुत ही अच्छा काम करने का तरीका है, बहुत ही अच्छा। अगर मैं ये बोलूं कि ज्ञानोडर्मा किसी एक चीज पे काम करता है तो मैं गलत बोल रही हूँ। ये सिर्फ आपका सर दर्द ही ठीक करेगा, ये सिर्फ आपका डाइजेशन ही ठीक करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञानोडर्मा जैसे आप खाते हो आपकी बॉडी को स्कैन करता है। सब स्कैनर देखा है? पूरी बॉडी को चेक करता है, पूरी बॉडी को कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। वो खुद चेक करता है पूरे शरीर में कहाँ पे गड़बड़ी है, कहाँ पे बीमारी पनप रही है, कहाँ पे टॉक्सिन ज्यादा है। और जहाँ पे उसको लगता है यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, यहाँ पे टॉक्सिन से वो क्या करता है वहीं पे काम करना शुरू कर देता है। इतना काम का है ज्ञानोडर्मा। आपको वो ओवरऑल बॉडी पे काम कर रहा है, उसका ओवरऑल नॉर्मलाइजिंग इफेक्ट है। तो यानी कि आपके पास कोई आता है और आपसे कहता है कि यार मेरे को कभी सर दर्द होता है, कभी शरीर में दर्द होता है, कभी मेरा पाचन खराब हो जाता है, यानी कि वो आपको अपनी तकलीफ समझा नहीं पा रहा। उसको पता है उसको कोई तकलीफ है लेकिन वो आपको समझा नहीं पा रहा, तो आप उसको क्या बोलोगे? तू ये ज्ञानोडर्मा ले, तू नहीं समझ पा रहा, ज्ञानोडर्मा समझ जाएगी। ज्ञानोडर्मा अपना काम कर लेगी, कोई नहीं, हमें नहीं समझ आ रही प्रॉब्लम, ज्ञानोडर्मा समझिए। एक्चुअली ज्ञानोडर्मा बहुत इफेक्टिव है सेल्स के लेवल पे काम करने के लिए। अब देखते हैं फायदा क्या क्या देती है ज्ञानोडर्मा। क्या क्या फायदा देती है? हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रखती है, स्ट्रॉन्ग रखती है। ऑटोमेटिकली जब शरीर से सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी तो हमारा शरीर अच्छा रहेगा, हल्का रहेगा, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी। हमारा कोलेस्ट्रॉल ही कम करता है, हमारा पीएच लेवल, अब जानते हैं खून का एक पीएच होता है 7.3 7.4 के आसपास, वो मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हो आपके सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करें तो। ज्ञानोडर्मा उसका ख्याल रखता है प्लेटलेट्स यानी खून की गांठें नहीं बनने देता, खून को जमने नहीं देता, सिस्ट नहीं बनने देता, स्टैमिना आपका अच्छा रखता है। मेंसेस के टाइम पे जो लेडीज की मेंसेस साइकिल होती है महीने की, वो टाइम पे आए और उस टाइम पे उनको पेट दर्द ना हो उसका ये ख्याल रखता है। साथ ही साथ ब्लड शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर, इन सब के लिए बहुत अच्छा है। सो इन शॉर्ट ये क्या कर रहा है? ओवरऑल वेलनेस दे रहा है, यानी कि पूरा का पूरा शरीर का ये ख्याल रख रहा है, पूरे के पूरे शरीर की ये सफाई करता है। अब अगर बात करूं उसकी डोसेज की, 2 से 3 कैप्सूल आप डेली दे सकते हो। खाने के पहले भी बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और खाने के बाद भी आप 1 घंटे बाद इसको दे सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट इसके आ रहे हैं। अब बात करेंगे दूसरी तरीके से बॉडी को साफ करने की, जो है डाइटरी फाइबर। अगर मैं फाइबर की बात करूं, फाइबर क्या होता है? चोकर छिलकों में जो बेसिकली होता है वही होता है ना फाइबर। सब्जियों के छिलकों में होता है, फलों के छिलकों में होता है, चोकर गेहूं का छिलका होता है उसमें होता है, राइस के छिलके में जो ब्राउन होता है वो होता है। यानी कि बेसिकली छिलका जो है हर चीज का वो क्या है? फाइबर है। अगर आम भाषा में फाइबर को बोलना चाहूँ तो मैं उसको बोल सकती हूँ भूसा। भूसा ये फाइबर और क्या है? भूसा। आप जानते हैं फाइबर की बहुत खास बात है कि वो पचता नहीं है। फाइबर आपकी बॉडी में जब जाता है वो वैसा का वैसे ही रहता है, कुछ देर आपके पेट में रहता है और फिर बाहर आ जाता है। और एक और खास बात होती है फाइबर की कि फाइबर में कोई पोषण नहीं होता। फाइबर में अगर मैं बोलती हूँ इतना प्रोटीन है, 10 ग्राम प्रोटीन है, 20 ग्राम ये, तो मैं गलत बोल रही हूँ। फाइबर का अपना पोषण नहीं होता, फाइबर अपने काम से जाना जाता है, अपने पोषण की वजह से नहीं। तो यानी कि फाइबर क्या है? भूसा है। फाइबर पचता भी नहीं है, फाइबर में पोषण भी नहीं है, तो बेच क्यों रहे हो? पैसे बना रहे हो, क्यों बेच रहे हो? ये करता है अपना काम, जिस वजह से इसका इतना नाम है। सबने सुना हुआ है व्हाइट ब्रेड से अच्छी ब्राउन ब्रेड होती है? सुना हुआ है। व्हाइट राइस से अच्छे ब्राउन राइस होते हैं? सुना हुआ है। मैदे से अच्छा आटा होता है? सुना हुआ है। आप जानते हैं जो हम खाने को अच्छा और जो बुरा बोल रहे हैं किस वजह से बोल रहे हैं? काम की वजह, फाइबर की वजह से बोल रहे हैं। व्हाइट ब्रेड में फाइबर नहीं होता, मैदे की बनती है, और ब्राउन ब्रेड में फाइबर होता है क्योंकि उसमें आटा डलता है। व्हाइट राइस में फाइबर नहीं होता, ब्राउन राइस में फाइबर होता है। जो मैदा होता है वो एकदम रिफाइंड होता है, उसमें फाइबर बिल्कुल नहीं होता, और जो आटा है उसमें फाइबर होता है। यानी कि कहने को फाइबर में कुछ है ही नहीं, लेकिन दूसरी तरफ फाइबर इतना अच्छा और इतना काम का है कि हम किसी चीज को इसके वजह से अच्छा और बुरा बोल रहे हैं, इतना काम का है। अब ये कैसे? ऐसा क्या करता है फाइबर? तो पहले मैं बताना चाहूंगी फाइबर होते हैं 2 प्रकार के। 2 प्रकार के फाइबर होते हैं, एक होता है पानी में घुलने वाला
कि सॉल्युबल फाइबर, एक होता है पानी में ना घुलने वाला यानी कि इनसॉल्युबल फाइबर। जो चोकर होता है उसको जब आप पानी में घुमाते हो घुलता है? नहीं घुलता। तो चोकर है वो पानी में नहीं घुलता क्योंकि चोकर है इनसॉल्युबल फाइबर यानी पानी में ना घुलने वाला फाइबर। हमारा कौन सा फाइबर है, सॉल्युबल कि इनसॉल्युबल? सॉल्युबल फाइबर है हमारा, है पानी में घुलने वाला। तो जैसे ही आप हमारा फाइबर पानी में आपने 1 चम्मच मिलाया, उसको पी गए, वो आपके पेट में जाता है और जब तक वो आपके इंटेस्टाइन में पहुंचता है, जैसे वो इंटेस्टाइन में पहुंचे वहां पे क्या करता है, जाके फूल जाता है और वहीं पे रुक जाता है। अब जब आप और पानी पीते हो तो पानी के प्रेशर से धीरे धीरे आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है और फाइनली बाहर आ जाता है। अब ये तो उसका नॉर्मल काम करने का तरीका है, लेकिन जब ये यहाँ पे जाके फूल जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो आपकी जो अंतड़ियां हैं, जो हमारी इंटेस्टाइन है, उसके दीवारों पे जितनी भी चिकनाई, गंदगी, टॉक्सिन जितने भी जो लगे रह जाते हैं, जो कि हमारा पेट ठीक से साफ नहीं होता उस वजह से उसमें वहां रह जाते हैं, वो क्या करता है उन सबको अपने साथ बाहर आता है लेके सबको। और आपका जो पेट होता है वो एकदम अच्छा रखता है, आपका डाइजेशन स्ट्रॉन्ग रखता है और आपका खाना पीना एकदम से, आपको भूख लगनी शुरू हो जाती है, आपका जो स्टमक है वो हेल्दी रहता है, आपका सिस्टम अच्छा करता है। ये तरीका है हमारे फाइबर का काम करने का। अब अगर मैं बात करूं हमारे फाइबर की, हमारे फाइबर 3 रूट से बना है, 3 नेचुरल प्लांट है जिनके रूट से बना हुआ है, चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट, मैल्टोडक्टिन और गुआरगम, इन 3 चीजों से ये बना हुआ है। अगर मैं इसके बेनिफिट की बात करूं यानी इसके फायदे की, ये फायदा क्या क्या देता है, तो इसका जो मेजर फायदे हैं वो 4 ही है। कौन कौन से देखते हैं। सबसे पहला, आपका डाइजेशन अच्छा रखता है, जो कि मैंने बताया सारी गंदगी बाहर निकालता है तो ऑटोमेटिकली आपका डाइजेशन अच्छा रखता है। उसके बाद है वेट मैनेजमेंट, वजन कम करने के लिए ये बहुत काम की चीज है, क्योंकि जैसे आप किसी को देते हो ये पेट में जाता है और फूल जाता है और सामने वाले को क्या लगता है, मेरे पेट में खाना है, उनको भरा भरा फील होता है, फुल फील होता है और उनको जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती। और वो समोसे पकौड़े जो बीच बीच में जो हम कुछ भी स्नैकिंग करते हैं, बीच में कुछ भी खाते रहते हैं, जो चढ़ते रहते हैं, वो हम नहीं करते क्योंकि हमें ज्यादा तेज भूख बीच बीच में नहीं लगती। उसके अलावा ये हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कम करता है, कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स को भी बाहर लेकर आता है और साथ ही साथ ब्लड शुगर लेवल्स को भी ये कंट्रोल करता है। तो 4 बेनिफिट है जो कि ये करता है। अब अगर बात करूं मैं इसके डोसेज की, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच फाइबर लेना है, पानी में मिलाना है और पी जाना है, खत्म। अगर मैं इसकी टाइमिंग की बात करूं, कोशिश कीजिएगा 12 बजे से पहले आपके पेट के अंदर हो, दिन के 12 बजे से पहले आपके पेट के अंदर हो, उसके बाद नहीं लेना, क्योंकि जैसे जैसे दिन होता रहता है, शाम आ गई, रात आ गई, आप क्या करते हो, पानी पीना कम कर देते हो, बंद कर देते हो। और मैंने बताया था जो यहाँ पे रुक गया है, ये आगे किसकी वजह से बढ़ रहा है, पानी की वजह से। तो अगर आप पानी नहीं पियोगे तो क्या करेगा, वहीं पे जम जाएगा, रुक जाएगा और कब्ज होने के, कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप इसको रिकमेंड करो, साथ में बोलना है कि देख भाई पानी बहुत पीना है। अगर तुझे लगता है पानी नहीं पी सकता तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, तेरे को उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप ये बोलना भूल गए, तेरे को पानी भी पीना है, बस उसको फाइबर दे दिया, उसने भी पानी नहीं पिया, जो कि आजकल हम पीते नहीं है, बहुत ही कम पीते हैं, वो खाएगा खाएगा खाएगा, उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, वो वहीं जम जाएगा, वापस आपके पास आएगा कि ओए क्या दे दिया, पहले 2 दिन में एक बार तो पेट खुल जाता था, 4 दिन हो गए पेट नहीं खुला मेरा, क्योंकि सब कुछ वहीं पे जम गया है। तो इसीलिए अगर फाइबर कभी भी किसी को रिकमेंड कर रहे हो, आप हमेशा अपनी तरफ से बोलिएगा कि पानी की मात्रा ज्यादा रखिए अगर अच्छे रिजल्ट चाहिए। अगर पानी की मात्रा कम रही तो इसका जो इफेक्ट होता है, इसका जो रिजल्ट होता है वो उल्टा हो जाता है। जो अच्छे अच्छे काम नहीं करता है वो सब उल्टा हो जाता है, वजन बढ़ने लगेगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, भूख बंद हो जाएगी, ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी। तो फाइबर के साथ हमेशा पानी बहुत ज्यादा रखें। अब अगर बात करूं डिटॉक्स फूड पैच की, यानी कि तीसरा तरीका हमारे खून को साफ करना, अपनी पूरी बॉडी को साफ करने, मैंने बताया था पहले सेल्स से, तो गैनोडर्मा ने साफ कर दिया, खाने की नली को फाइबर ने साफ कर दिया, साफ करेंगे खून का। तो हमारे शरीर में कितना खून होता है, 5.5 लीटर एप्रोक्स। आप जानते हैं सबकी बॉडी का जो भी वजन है उसका अगर आप 60% निकालोगे वो आपका खून का वजन होता है। मेरा शायद 3 लीटर हो सकता है, किसी का 3.5, किसी का 4, किसी का 5, ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी की किसके अंदर कितना है। लगभग ये 7% होता है आपके बॉडी
वेट का, इतना आपके शरीर में खून है, जो कि काफी है, 3-4 लीटर खून काफी होता है बॉडी में। अब उसको करना है क्या, साफ करना है थ्रू डिटॉक्स फूड पैच। कितने लोगों ने डिटॉक्स फूड पैच यूज किया है? अरे वाह, काफी लोगों ने किया है। जब इसको सुबह हटाते हो तो किस रंग का होता है? काले रंग का होता है। और जब इसको स्मेल करते हो, इसकी खुशबू कैसी होती है? सॉरी, बदबू स्मोक कैसी होती है? बहुत ही बुरी, बहुत ही गंदी, एकदम ऐसे कि बस क्या हो गया, कीचड़ ऐसा लगता है। अब जानते हैं कैसे होता है? इसका एक काम करने का तरीका ये है, टॉक्सिन्स को आपके शरीर से बाहर निकालना। पढ़ते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, जिसपे हमारा जो फूड पैच ये काम कर रहा है, वो है फूड रिफ्लेक्सोलॉजी। सबने एक्यूपंक्चर के बारे में सुना है? एक्यूपंक्चर के बारे में सबने सुना हुआ है। एक्यूपंक्चर कहते हैं ना, यहाँ पे दबा लो आंखें ठीक हो जाएंगी, यहाँ पे दबा लो हाइट बढ़ जाएगी। ये सारे जो एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स होते हैं, एक्चुअली हमारे हाथों में प्रेजेंट होते हैं। आप जानते हैं हमारी पूरी बॉडी की अगर मैं बात करूं, हमारी पूरी बॉडी में 360 एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स होते हैं, फुल बॉडी में 360। अगर मैं फिर बात करूं पंजे की, यानी कि अपने पैरों की, फुट की, सिर्फ जो हमारे पैरों का नीचे जो तलवा है उसकी अगर मैं बात करूं, उसमें होते हैं 64 पॉइंट्स। लगभग 64 पॉइंट्स हमारे पैरों में होते हैं, जिससे कि नसों के थ्रू हमारे सारे बॉडी पार्ट से जुड़े हुए होते हैं। और एक्यूपंक्चर सच में बहुत ही कमाल का है, बहुत ही कमाल का। काफी सारे कैंप्स लगते हैं, मैंने देखे, जो कि सिर्फ एक्यूपंक्चर से काफी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं, डाइजेशन ठीक करते हैं। मैंने देखा है वो एक्यूपंक्चर से यहाँ पे वो कुछ जगह बोलते हैं, दबाओ, कॉन्स्टिपेशन ठीक कर देते हैं कि ये करो, ऐसे करो, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी। इसकी आंखें कमजोर है, यहाँ दबाओ, आंखें ठीक हो जाएंगी। तो एक्यूपंक्चर में सच में बहुत शक्ति है, इसकी वजह से ये सब काम हो जाते हैं, रिजल्ट इतने अच्छे मिलते हैं। तो जो हमारा डिटॉक्स फूड पैच है, ये भी किस पे चल रहा है? एक्यूपंक्चर के प्रिंसिपल पे ये चलता है। अब जानते हैं, मैंने पूछा था क्वेश्चन, हमारे शरीर में कितने दिल होते हैं, हम सबने एक ही बोला था। हमारा जो पैर होता है, पंजा होता है, इसको हमारे शरीर का दूसरा दिल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब भी मैं कोई चीज ऊपर फेंकूंगी तो कहाँ आ जाती है? नीचे आ जाती है। क्यों? ग्रेविटी उसको खींच लेती है। कुछ भी आप ऊपर फेंको वापस नीचे तो आएगा ही, क्योंकि ग्रेविटी है भाई, वो उसको नीचे खींचती ही खींचती है। ठीक वैसे अभी मैं खड़ी हुई हूँ, अभी मैं बात कर रही हूँ, मेरा जो दिल है वो धड़क रहा होगा, मेरा जो खून है वो कहाँ जा रहा होगा? नीचे जा रहा होगा, और बड़े आराम से जा पा रहा होगा, क्योंकि ग्रेविटी उसी तरफ है, बड़े आराम से फ्लो कर रहा होगा। लेकिन जब बेचारे मेरे खून को ऊपर आने में पड़ रहा होगा, उसे तकलीफ हो रही होगी, बहुत हो रही होगी, क्योंकि अब उसको क्या करना है? ग्रेविटी से लड़कर ऊपर आना है। अब उस चीज को ऊपर आना है, और ग्रेविटी उसको क्या करेगी? नीचे को खींचेगी। तो अब उसको ग्रेविटी से लड़के ऊपर आना है, तो वो बेचारा एकदम आराम से नहीं आ पाएगा, उसको क्या चाहिए? एक फोर्स चाहिए। और जब मैं चल रही हूँ, जैसे मैं कदम आगे रख रही हूँ, तो जो मैं कदम आगे रख रही हूँ, ये क्या कर रहा है? एक फोर्स पैदा कर रहा है, धक्का पैदा कर रहा है, जिसके वजह से जो खून है वो वापस ऊपर आ रहा है। इसलिए कहते हैं पैर को क्या कहते हैं? दूसरा दिल। एक दिल यहाँ धड़क रहा है, और एक पैर में जो नीचे है वो दिल का काम कर रहा है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन बनाने का काम कर रहा है। तो यानी जितना भी खून है, हमने खाना खाया, खाना हमारे पेट में गया, हमारे खून ने खाने से पोषण खींचा, वो गया दिल के पास, दिल के पास गया पोषण वाला खून, दिल ने पंप किया और पूरे शरीर में वो अच्छा वाला खून पहुंचा दिया। ये काम किया हमारे दिल ने। अब जो खून नीचे जा रहा है वो ऊपर लाने का काम कर दिया हमारे पंजे ने, यानी कि जो हमारा खून है वो पूरी तरह से पूरे शरीर में घूम रहा है। आप जानते हैं खून की हमें जरूरत क्यों होती है? खून हमें एक्चुअली खून की जरूरत नहीं होती, खून में जो पोषण होता है वो चाहिए होता है। खून एक तरह से कैरियर का काम करता है, यानी कि जरिए का काम करता है। हमारा जो भी पोषण है वो इधर उधर कैसे जाता है? खून से तो जाता है, और कैसे जाता है? खाना तो सीधा पेट में जाता है, तो खाने का पोषण पूरे शरीर को कैसे मिल जाता है? खून की वजह से। और अगर हमारे किसी शरीर के पार्ट तक खून ना पहुंचा, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पैर के पास, मेरे पैर तक खून नहीं पहुंचा, तो आप जानते हैं मुझे दर्द तक फील नहीं होगा, मेरा पैर डेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पैर तक पोषण पहुंचा ही नहीं, उस तक पोषण, जो पोषण है वो पहुंचा नहीं। इसलिए खून का पूरे शरीर में घूमते रहना बहुत जरूरी है। अगर पोषण आपके सारे सेल्स पूरे बॉडी में अच्छे से पोषण जाएगा, खून सर्कुलेट होगा, तो क्या होगा? आपका जो पूरा बॉडी है वो हेल्दी रहेगा। इसलिए मैं कह रही थी जो दिल के आपकी अच्छी एक्सरसाइज है वो क्या है? वॉक। जब आप वॉक करते हो तो आप क्या कर रहे हो? अपनी पूरी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा करते हो। अब बात करेंगे डिटॉक्स फूड पैच की। जैसे कि मैंने बताया
64 एक्यूपंक्चर पॉइंट्स हैं जो कि इस इमेज में दिख रहे हैं। हम ज्यादातर फुट पैच कहाँ लगाते हैं? पैरों के बीच में, बीचों बीच, एकदम बीच में। और बीच में कौन सा पॉइंट है? किडनी का पॉइंट है। तो आप जानते हैं जब आप फुट पैच पैरों के बीच में लगाते हैं तो ये फुट पैच बाहरी भाग से कौन सा काम करे? जो कि किडनी अंदर से करती है। तो यानी कि क्या कर रहा है? किडनी की मदद कर रही है। और किडनी करती क्या है शरीर में? ब्लड को साफ करती है, ब्लड को छानती है, फिल्टर करती है, वो छन्नी के काम करती है, वो छानती है खून को और खून साफ कर देती है। जो गंदी चीजें वो यूरिन के थ्रू बाहर फेंकवा देती है। ये काम करती है हमारी किडनी। और अभी जब हमारे पास दो किडनी है तो बहुत अच्छी बात है, दोनों किडनी अच्छे से काम कर रही है। लेकिन जब एक किडनी खराब हो जाए, गड़बड़ हो जाती है, तो क्या करती है बेचारी? ये किडनी पे सारा लोड आ जाता है, सारा वो कर रही है। लेकिन जब दूसरी किडनी में चली जाए तो क्या आता है? डायलिसिस आता है कि जब किडनियां तो है ही नहीं। अब क्या होता है? हॉस्पिटल जाते हो, डायलिसिस पे आ गए हो, भाई क्या कर सकते हैं, किडनीज नहीं है। हॉस्पिटल गए, डायलिसिस पे गए तो हॉस्पिटल वाले करते क्या? यहाँ पे एक सुई लगा देते और सुई से एक ट्यूब लगा देते ताकि यहाँ से आपको जो खून है वो बाहर आए और ट्यूब के जरिए कहाँ चले जाए? डायलिसिस मशीन के अंदर। जो काम, जो फिल्टर हमारी बॉडी, हमारा जो किडनी से हमारे खून को करती थी, वो क्या हो रहा है? इस मशीन के अंदर हो रहा है। और यहाँ पे वापस एक ट्यूब लग गई और एक इंजेक्शन लग गया, तो यहाँ पे खून छना और यहाँ से वापस अंदर आ गया। यानी कि जो काम ऐसे होता था अब तक, किडनीज के थ्रू होता था, वो काम अब कैसे हो रहा है? ऐसे हो रहा है, बाहर से हो रहा है। इसको कहते हैं डायलिसिस। अब जानते हैं डायलिसिस का खर्चा कितना है? 15-15 हजार, 20-20 हजार। मैंने देखा है डायलिसिस का, एक डायलिसिस का खर्चा आ जाता है, इतना खर्चा आ जाता है। और जिनको डायलिसिस होता है उनको कहते हैं हफ्ते में 2-2, 3-3 बार भी जाना पड़ता है, कुछ को 1 आध बार भी जाना पड़ता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम्स मैंने देखा है हफ्ते में 2 बार मिनिमम डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको हर तीसरे दिन डायलिसिस कराना है, हर तीसरे दिन। तो हफ्ते में 2 हो गए। तो यानी कि जो लोग डायलिसिस पे हैं वो बेचारे क्या कर रहे हैं? एक तो हॉस्पिटल जा रहे हैं, यानी कि वक्त निकालना पड़ेगा एक दिन का, वहां जा रहे हैं, वहां जाके पैसे भी देने पड़ रहे हैं इतने। उसके बाद सुइयों का दर्द सहना है, वो अलग। उसके बाद सबसे जरूरी, जब आपका खून आपके शरीर में जो पैक्ड है, जो आपका खून जो आपके शरीर के एकदम अंदर है, उसको कोई चीज नहीं छूती, वो क्या हो रहा है? जब बाहर आता है तो इन्फेक्शन के चांसेस भी क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। यानी कि डायलिसिस वाला पेशेंट कितनी तकलीफें झेलता है, कितनी सारी। और आप जानते हैं फुट पैच ने डायलिसिस में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं। जो लोग डायलिसिस पे हर हफ्ते जा रहे थे वो 3-3, 4-4 महीने में एक बार जाने लगे, एक बार। हमारी किडनीज है, हम नहीं समझ पाएंगे अभी उस लेवल की तकलीफ जो कि डायलिसिस वाले फेस करते। लेकिन उनके लिए तो ये क्या है? वरदान है। जो बेचारे हर हफ्ते 2-2, 3-3 बार परेशान हो रहे थे, तकलीफें झेल रहे थे, अब उनको वो तकलीफ 3 से 4 महीने में बस एक बार झेलनी है, बस एक बार। और उनको उस जगह करना क्या है? बस फुट पैच लगाना है डेली। ये काम है जो कि हमारा जो फुट पैच है ये कर रहा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। लेकिन अब मैं बोल रही हूँ कि डायलिसिस वालों को देना है, डायलिसिस के पेशेंट नहीं ढूंढने, फुट पैच देने के लिए अगर आप हेल्दी हो तो आप भी लगाओ, आप अपनी किडनियों की मदद करो। तो मैं ये नहीं कह रही डेली लगाओ, महीने में, 1.5 महीने में 1 हफ्ते आप फुट पैच लगाओ, उसके बाद 1 महीने का रेस्ट ले लो, फिर अगले महीने फिर जस्ट 1 हफ्ता लगाओ। उसका जो एक पैकेट उसमें कितने होते हैं? 5 पेयर होते हैं, यानी कि 5 दिन वो चल सकता है दोनों पैरों में। तो 5 दिन उसको लगाओ, फिर 1 महीना, फिर 2-3 हफ्ते रेस्ट करके फिर हर महीने 1 पैक लगाओ बस। अपनी किडनीज के लिए भी बहुत अच्छा काम करोगे, किडनीज का बर्डन भी शेयर करोगे, किडनीज का काम हल्का करोगे और साथ ही साथ टॉक्सिन्स भी आपके शरीर से बाहर निकलेंगे। और रही बात उसको लगाने की, सब जानते हैं कैसे लगाना है? यस, सब जानते हैं। अरे वाह। तो ऐसी पेपर होता है वो हमें इसके साथ मिलता है, उसके बीच में हमें एक और पेपर जो होता है वो निकालना पड़ता है, उसमें गम लगी होती है। गम वाले साइड में हमें जो पैच होता है उसका प्रिंटेड साइड चिपकाना होता है और ऐसे अपने पैरों के बीचों बीच लगा लेना होता है। इसको कम से कम 6 घंटे लगे रहना देना चाहिए। इसका बेस्ट टाइम कौन सा? लगाओ और सो जाओ, मस्त हो गए। जब तक आप सुबह उठोगे ये अपना काम कर चुका होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको कुछ करना भी नहीं। तो इसीलिए फुट पैच जरूर रिकमेंड कीजिए। जो नॉर्मल है, हेल्दी है, महीना 1.5 महीने में 1 वीक लगाएं, 1 पैक लगाएं। और जिनको डायलिसिस है वो तो इसको कंटिन्यूसली इजीली लगा सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा डिटॉक्स।